हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वेक्टर, जिसमें लास्ट मोमेंट पे हम लोग हैं। अब चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो हम लोगों को बात करना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि वेक्टर के दो तरह के प्रोडक्ट्स क्यों? मतलब यदि वेक्टर हो, दो वेक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट दो तरह का होता है भाई। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, यदि हम लोग देखें इसको तो इसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों पड़ा? इसका नाम डॉट प्रोडक्ट इसलिए पड़ा, कई लोगों के लिए थोड़ा अजीब सा फर्स्ट टाइम जब कोई सुनेगा कि प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं, तो इसका नाम डॉट प्रोडक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग डॉट लगाते हैं। डॉट प्रोडक्ट डॉट लगाते हैं, ठीक है। मतलब सिंबल जो यूज़ करते हैं उस सिंबल के नाम पे शुरू किए बोलना, तो इसको डॉट प्रोडक्ट कहने लगे, जिसकी वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन अब ये दिमाग में आ रहा है कि ये सब क्या है? तो ये सब ये है, यदि ये ए है, यदि ये बी है और ये थीटा है, तो इनका अपना मॉड होता है। मॉड मतलब लेंथ, न्यूमेरिकल वैल्यू, वही थीटा है। ये मॉड ए मॉड बी प्रोडक्ट के साथ में एक और है कॉस थीटा, ठीक है। कुछ लोग इसको सिंपली बिना एरो के ए बी कॉस थीटा भी कहते हैं। कुछ लोग यदि इसको कह देंगे कि भाई इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो कहते हैं कि ए बी कॉस थीटा भी है। सो कई तरीके से लोग लिखते हैं, बिना एरो के तो भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को अलग से लिखा जाए तो ए बी है, या फिर वेक्टर और एरो तो डंडा उंडा लगा के मैग्नीट्यूड बनाना होता है, ये है। दूसरा है ये ए क्रॉस बी। इसका नाम आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंबल क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंबल क्रॉस लगाते हैं और इसकी वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इन वेक्टर। एरो नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। यदि इसको ए बी के टर्म में लिखना है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, सब एक ही बात है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा ये क्वेश्चन है
इस जो हम लोग मास का मल्टीप्लाई कहीं पे करते हैं, कहीं पे कुछ और मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे जो बचपन से प्रोडक्ट पढ़ते आ रहे हैं मल्टीप्लाई, वो तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करते रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ वेक्टर्स में कि दो तरह का मल्टीप्लाई हो गया, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये एक ही तरह का क्यों नहीं रहा, दो तरह का क्यों हुआ, या तीन तरह का क्यों नहीं हुआ, या चार तरह का क्यों नहीं हुआ, या इनफाइनाइट तरह का क्यों नहीं हुआ, या एक ही तरह का रहता तो भी ये कहते कि भाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है। जो पढ़े हैं वो भी जस्टिफाइड है। जो शुरू में 2 गुणे 4 पढ़ते हो, 2 × 4 8, तो एक ही तरह का होता है, वो भी ठीक रहता। ये दो क्यों हुआ, एक क्वेश्चन है पहला। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनका नाम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पड़ा। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो मैं बता दिया, तो बिकॉज ऑफ डायरेक्शन का मतलब 3, तब तो 3 चीज हो जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ डायरेक्शन तो 3 क्यों नहीं है, 2 ही क्यों है। ये वाला जो 2 मॉड है, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी मॉड, लेकिन मॉड मल्टीप्लाई देन मॉड, तो वैसे कोई मतलब नहीं है यार। आप बल्कि देखो किताबों में या टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल उल्टा पढ़ा रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए इसका नाम है कि ये जो सिंबल यूज किया गया है ये उसके लिए किया गया है कि इसमें कॉस थीटा होता है और स्केलर देता है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, पर डॉट प्रोडक्ट इनका रिजल्टेंट जो आता है वो स्केलर आता है, स्केलर है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का रिजल्ट वेक्टर ही आता है। मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी एक वेक्टर है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अब आप लोगों को ये पता चला होगा कि इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है। जब सिंबल वाइज नाम रखा गया तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नाम है, क्योंकि डॉट यूज किया गया है और क्रॉस यूज किया गया है। और जब रिजल्ट वाइज नाम रखा गया, लेने के बाद रिजल्ट वाइज नाम रखा गया, रिजल्ट वाइज नाम रखा गया, तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट रखा गया। कि आप लोग ये बता रहे हो कि रिजल्ट क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि 2 तरह का क्यों है। आप लोग 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो। आप लोग 2 तरह के नाम पे क्या बता रहे हो, कह रहे हो कि ऐसा है सर कि एक स्केलर हो रहा है, एक वेक्टर हो रहा है, इसलिए ये 2 तरह का है। तो मैं बताता हूँ 3 तरह का करना चाहिए यार। एक और कर लो, टेंसर दे रहा है। 4 तरह का होना चाहिए, एक और कर लो, रेशियो दे रहा है। ये कौन सी बात हुई, ये बात तो नहीं हुई। जो सिंबल चूज किए गए हैं उसके पीछे ऐसे कोई रीजन नहीं बनाना है ना, ठीक है, आसानी के लिए। चलो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। एक्चुअली जो किताबों में लिखा हुआ है, जो टीचर्स बताते हैं वो उल्टा बताते हैं, है ना। यहाँ तक कि जब मैं ये बच्चों को बोलता हूँ कि अपने स्कूल में पूछ के आना, किसी भी टीचर से पूछ के आना, कहीं पे पढ़ के आना, गूगल पे सर्च करके आना, तो बच्चे जाते हैं पूछते हैं, तो कई कोचिंग के टीचर्स आके चुपके से हमसे पूछते भी हैं कि सर हमने तो सोचा नहीं, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा पूछे हुए हैं, हमको आके परेशान कर दिए सब। रियली में फैक्ट है, कई ठीक ठाक कोचिंग वाले जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो दोस्ती रही है जिनसे,
तो वो आके पूछेंगे सर आप कुछ ना कुछ ऐसा नाटक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कुछ कर देते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन, रिस्ट्रिक्टेड मोशन, कोई अपना नया नया कुछ लॉ बनाए हैं, कुछ कंडीशन रूल्स रेगुलेशन बना के आपको पता नहीं कहाँ से पूछ दे रहे हैं, और बच्चे आके हमको जज करने लग रहे हैं कि ये टीचर लायक हैं कि नहीं, इनको खुद ही नहीं आ रहा है ना। इस तरह की बातें होती हैं। एनीवे चलिए मैं बता रहा हूँ ध्यान से। हाँ, होता ये है कि जब हम क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे थे, बहुत सारी जितनी भी क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, करेंट, एनीथिंग, पोटेंशियल, फील्ड, इम्पल्स, टॉर्क, जितना भी आप नाम सुने हो हमने डिफाइन किया है ना उनको। और डिफाइन इसलिए किया है कि हम चीज़ों को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, डिजिट में, न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसको मैथमेटिक्स के टर्म में ला के एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, है ना। वो इस तरह नहीं कि वो ऊपर से नीचे गिर गया, मैं कहूँ कितना गिरा तो उसको क्वांटिफाई करना है, इसलिए चीज़ें चली आई, हाइट, डिस्टेंस, दिस दैट, एंगल और ये सब। जब ये चीज़ें हम लोग डिफाइन कर रहे थे नेचर की चीज़ों को क्वांटिफाई करने के लिए, सो दैट अप टू द मैक्सिमम लिमिट यूजिंग आवर डिवाइस और मशीन टू एक्सपीरियंस इट, टू मेक इट, टू इन्वेंट एनीथिंग वी वांट वेरी इजीली, तब हम और भी क्वांटिटी डिफाइन किए मल्टीप्लाई करके। लेकिन नेचर में तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्शनल क्वांटिटीज होती हैं, पता ही है ना, जो फेनोमेना होता है। जब उनके प्रोडक्ट से, दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट से, वो भी वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से जब थर्ड क्वांटिटी डिफाइन किए, वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से जब थर्ड क्वांटिटी डिफाइन किए, तो हमें प्रभाव जो दिखा था, जिसको क्वांटिटी कहना था, नेचर में दो तरह का दिखा, पैरेलल इफेक्ट एंड परपेंडिकुलर इफेक्ट। बड़ा पॉइंट है, उल्टा पढ़ाते हैं लोग, किताबों में भी उल्टा लिखा हुआ है, सुन लो ध्यान से, सुन लो। किस तरह के प्रोडक्ट इफेक्ट देखे गए, जो प्रभाव देखा गया वेक्टर क्वांटिटीज के, पैरेलल इफेक्ट एंड परपेंडिकुलर इफेक्ट। कैसा? पैरेलल इफेक्ट एंड परपेंडिकुलर इफेक्ट। परपेंडिकुलर इफेक्ट दो तरह के देखे गए, और दो ही तरह के देखे गए तो दो तरह के हैं, तीन तरह के देखे जाते तो तीन तरह के होते, एक ही तरह का देखा जाता तो एक ही तरह का होता। तो कितने तरह के देखे गए भैया? दो तरह के। एक पैरेलल इफेक्ट देखा गया और एक परपेंडिकुलर इफेक्ट देखा गया। क्या देखा गया? परपेंडिकुलर इफेक्ट देखा गया, दो तरह का देखा गया। अच्छा, ये जो दो तरह के देखे गए, देखो उल्टा है, किताबों में और टीचर्स उल्टा पढ़ाते हैं। मैं नेचर से यहाँ तक आ रहा हूँ और लोग यहाँ से नेचर की तरफ जाते हैं, यहाँ से दो बताते हैं, फिर कॉस थीटा साइन थीटा लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये वर्क है, ये इसको फिर मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी और ये सब करते हैं, जबकि उल्टा उधर से ये आया है। तो क्या दिखेगा? क्या देखा गया? पैरेलल इफेक्ट एंड परपेंडिकुलर इफेक्ट, दो इफेक्ट देखे गए। पैरेलल इफेक्ट हमेशा एनर्जी को डील किया, एनर्जी से रिलेटेड था। वो एनर्जी कहीं पे पावर, कहीं पे वर्क, एनर्जी से रिलेटेड था, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। और जो परपेंडिकुलर देखा गया वो हमेशा फोर्स से रिलेटेड डील कर रहा था।
और बता दूं, और बता देता हूं, दुनिया में जितने भी चैप्टर्स, क्वांटिटी, यूनिट, दिस दैट, नई नई एनर्जीज जो डिफाइन की गई है, सब केवल फोर्स और एनर्जी को डील करने के लिए की गई हैं। छोटे छोटे हिस्सा, बहुत सारे क्वांटिटीज अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाने के लिए। नहीं तो बात केवल दो चीज की है, एनर्जी और फोर्स को डील करने की बात की गई है। किस चीज की बात की गई है? एनर्जी एंड फोर्स, और वही आपके सामने है। तो बताओ, पैरेलल इफेक्ट क्या बन गया? दो वेक्टर क्वांटिटी का पैरेलल इफेक्ट क्या बन गया? स्केलर। क्या बन गया? स्केलर। और परपेंडिकुलर क्या बन गया? वेक्टर। जो पैरेलल इफेक्ट था वो किसको डील करने लगा? एनर्जी टाइप की चीजों को, जो स्केलर है। और जो परपेंडिकुलर था वो वेक्टर बन गया, जो कैसी चीजों को डील करने लगा? फोर्स को। वैसे भी एनर्जी स्केलर और फोर्स वेक्टर है। पैरेलल इफेक्ट में कॉस ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलो, या तो मैं बी को ए की तरफ तोड़ लूं और पैरेलल करके मल्टीप्लाई कर लूं, या तो मैं बी को ए की तरफ तोड़ लूं तो पैरेलल हो जाएगा इधर, और मल्टीप्लाई कर लूं तो बताओ, इधर तोड़ लूंगा तो कितना होगा? बी कॉस थीटा होगा, और मल्टीप्लाई कर लो बी कॉस थीटा। या फिर इसको मत तोड़ो। कई कसे, सर बी को क्यों तोड़ रहे हैं आप, ए को तोड़िए। चलो, ए को ही बी की तरफ तोड़ लो, इधर बी को रहने दो, ए को तोड़ लो। तो ए को तोड़ोगे बी की तरफ तो कितना होगा? ए कॉस थीटा। मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा। तो बताओ, आ रहा है सही कि नहीं? बताओ। या तो ए को बी के पैरेलल तोड़ लो और मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा, चाहे बी को ए की तरफ तोड़ लो और मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा। इसे पैरेलल इफेक्ट, इसे ही मैं कह रहा था। तो पहले पैरेलल इफेक्ट आया है, तब कॉस आया है, तब सिंबल डॉट आया है, नॉन स्केलर आया है। अब पढ़ाते कैसे हैं सब? डॉट और स्केलर होता है तो कॉस होता है, तो पैरेलल तो नाम भी नहीं लेते टीचर्स किताब का, अजीब हैं ये। देखिए, और दूसरा सुनो, परपेंडिकुलर, एक तो इधर तोड़ना पैरेलल हो जाता है और एक इधर तोड़ना। इसको इधर तोड़ो, इसको ए के परपेंडिकुलर तोड़ो तो बी कॉस थीटा इधर और बी साइन थीटा इधर। बी साइन थीटा, इस परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करो। परपेंडिकुलर इफेक्ट है, प्रभाव है ये, इन्हीं का मल्टीप्लाई कहीं कुछ देगा तब ये आएगा। चाहे ये मत तोड़ो, इसको तोड़ लो, इसको इधर तोड़ लो, इसको परपेंडिकुलर तोड़ लो। इसको परपेंडिकुलर तोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा इधर, और मल्टीप्लाई कर लो तो भी तुम्हें यही मिलेगा, तो भी तुम्हें यही मिलेगा। अब क्वेश्चन अगला उठता है, अब अगला प्रश्न उठता है कि चलिए ठीक है सर, नेचर वेचर की बात हो गई, सब ये सब चीज़ें हो गई। अब जरा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल है और ये स्केलर बन गया, ठीक है। ये क्या लिखे हैं? ये एन क्या लिखे हैं? ये अच्छा, एंटी पैरेलल को पैरेलल ही कहा जाता है विथ 180 डिग्री साइन ना। पैरेलल एंटी पैरेलल एक ही है यार। पैरेलल एंटी पैरेलल को पैरेलल एंटी पैरेलल अलग अलग थोड़ी है। ये जो लिखा गया है ये क्या है? तो सुनो क्या है,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है। और एक और चीज़ है, ध्यान से, पहले तो ये मानो कि जब हम कोई चीज़ ऑपरेट करते हैं, पहला ये बड़ा पॉइंट है ये भी ना, इसको भी लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लोग कंफ्यूज होते हैं, जब हम कोई चीज़ ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट भी तो वो भी तो कुछ होता है, उसका भी अपना यूनिट होता है, चाहे यूनिट लेस होता है, चाहे कुछ वो भी तो होता है। तो ये चीज़ है। तो चलो पहले तो ये जानो, ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी एक क्वांटिटी है जो स्केलर है, जिसमें डायरेक्शन नहीं है ना। अच्छा, ए एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है, जिसका नाम आर कह लीजिए, सी कह लीजिए, आर डैश कह लीजिए, जो मन वो कह लीजिए, पर ए क्रॉस बी जो रिजल्ट है वो भी एक वेक्टर है, वो भी एक वेक्टर है। और यदि वो भी एक वेक्टर है तो इसका मतलब साफ है, उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। यदि वो भी एक वेक्टर है तो इसका मतलब साफ है कि उसका भी अपना मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब बताओ, ए क्रॉस बी जो रिजल्ट एक वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ए बी साइन थीटा। उसका क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैरेलल इफेक्ट है जो एनर्जी को डील करता है। पहले पैरेलल इफेक्ट को हम एक्सप्रेस करना था, उस पैरेलल इफेक्ट को हम डॉट से एक्सप्रेस किए हैं, और कहा गया है ये एनर्जी को ही हर जगह नेचर में डील करता है। जो नेचर में एनर्जी को डील करता है वो स्केलर है ना, तो इसलिए वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, है ना ये सब। तो ये सब समझो ना ये। तो बताओ, ए क्रॉस बी माना कि आर वेक्टर है, ऐसे कहूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा तुम लोगों को। ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस वेक्टर बी आर वेक्टर है। आर का मैग्नीट्यूड बताओ, आर का मैग्नीट्यूड बताओ। आंसर है ए बी साइन थीटा। अब मैं कहूंगा आर का डायरेक्शन बताओ। आर याद है ना क्या है, आर का डायरेक्शन बताओ। आंसर है ए और बी का जो प्लेन है, ए और बी का जो प्लेन है, ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। ये देखो प्लेन है, ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, तो उसके परपेंडिकुलर देखो, उसके परपेंडिकुलर है, उसके परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर दो हो गया, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा। समझ में आ रहा है? ए और बी के दो परपेंडिकुलर, इधर भी और अंदर भी। प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हो गया। किस बात की प्रॉब्लम आ रही है? ए और बी के दो परपेंडिकुलर, दिस इज ए एंड बी, दिस इज प्लेन ए एंड बी, तो इधर ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। किसी भी प्लेन के
दो परपेंडिकुलर होते हैं, एक ठो इधर एक ठो इधर। अब ये नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि वेक्टर का तो एक ही डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकता। तब आया राइट हैंड थंब रूल। क्या आया? राइट हैंड थंब रूल। क्यों आया? क्योंकि केवल वेक्टर को A क्रॉस B के रिजल्ट को AB प्लेन के परपेंडिकुलर कह देने से काम नहीं चला, क्योंकि दो डायरेक्शन दिख रहा था। किसी प्लेन के इधर भी ये भी नॉर्मल होता है और पीछे भी नॉर्मल होता है, तो आप कैसे कह देंगे? बल्कि ऐसे देखें, ये प्लेन है, ये तो इधर भी नॉर्मल है और इधर भी नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल है। कैसे देखें? कौन सा? दोनों तो हो भी नहीं सकता, वेक्टर के दो डायरेक्शन थोड़ी होते हैं। तब क्या आया? राइट हैंड थंब रूल, ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और क्या राइट हैंड थंब रूल है? पहले तो ये जानो कि जब किसी चीज का मैग्नीट्यूड, पहले इसके बारे में जान लो तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब किसी चीज का, किसी वेक्टर का, ये वेक्टर है ना रिजल्ट, जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम होता है तो डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का सहारा लिया जाता है। तो ये जो बगल में दिख रहा है ना, वो यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है। और एन ही सिंबल क्यों यूज है, एन लेटर ही क्यों यूज है? एन स्मॉल एन, दिस स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। नॉर्मल का पहला लेटर है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, एंड दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज नॉर्मल। सो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट पे आओ, ये एन है किधर? ये एन है किधर? कीप योर फोर फिंगर्स, डायरेक्ट योर फोर फिंगर्स along first vector. Which one is first vector? Which is written first? कौन सा पहला वेक्टर होता है जो पहले लिखा होता है? A क्रॉस B में A फर्स्ट वेक्टर है और B क्रॉस A में B फर्स्ट वेक्टर है। सो डायरेक्ट योर फोर फिंगर्स along फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल इट towards second vector, curl it towards second vector, then thumb is directed along cross product of A and B. पेचकस की तरह भी इसे बोलते हैं। So keep your four fingers along first vector and curl it towards second vector. Curl it towards second vector, then thumb is directed along, तो इधर की तरफ A क्रॉस B है, इधर की तरफ A क्रॉस B है। दूसरा, what is B क्रॉस A? What is B क्रॉस A? So this is B cross A, this is B cross A, अंदर की तरफ B क्रॉस A अंदर है। और यही कारण है कि A डॉट B और B डॉट A, ऑर्डर कुछ भी कर लो दोनों सेम है। A डॉट B बराबर B डॉट A,
here a डॉट b बराबर b डॉट a सही है, बट a क्रॉस b is not equal to b cross a. Why it is so? Because of direction. Because of direction. A dot b बराबर b dot a, it is right because there is no direction, but a cross b not equal to b cross a. लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, ये सही है, पर डायरेक्शन बराबर नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। बल्कि मैं ये कहूँ कि व्हाट इज एंगल बिटवीन, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो आंसर है 180 डिग्री। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, आंसर है 180 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सहूलियत आप लोगों को, जो बच्चे अब घर पे फिजिकली या प्रेजेंट तो हैं नहीं, तो ये थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं तो थोड़ा और मजाक वजाक टाइप में करके भी सिखाता था, है ना। तो चलिए यहाँ भी मजाक कर ही लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, और थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। बच्चे करते हैं कि सर B क्रॉस ए, चलिए B, तो B की तरफ कर लिए, अब क्या करें, अब कैसे करें? B कहे थे कि B क्रॉस ए में तो ये रहा B, तो क्या अब ऐसे मोड़े, ऐसे कैसे मोड़े? अच्छा है, B कर लिए तो ऐसे मोड़े, कैसे मोड़े बताइए, ऐसे कैसे? बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि सर कैसे, क्या करें, कैसे मोड़ें? बी की तरफ लीजिए, कर लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, किसी तरफ करके मोड़ने वाले डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बाय रोटेट योर हैंड, बाय रोटेटिंग योर हैंड लाइक दिस। इफ यू डायरेक्टेड योर 4 fingers along B, then rotate it, rotate it। मोड़ने का डायरेक्शन इधर है और तुम्हें इधर चाहिए, मोड़ने का डायरेक्शन इधर है, 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 मोड़ने का डायरेक्शन इधर है। सो इधर रखते हुए मोड़ने का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो कि नहीं? दिस इज B, देन कर्ल इट, देन कर्ल इट अंदर। अब समझ में आ गया होगा? बताओ, अपने ऐसे करके कर्ल करने वाले डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो कि नहीं? कर्ल करने वाले डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो कि नहीं? कर्ल करने वाले डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो कि नहीं? कर्ल करने वाले डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो कि नहीं? 4 fingers हमेशा इधर ही रखते हुए मोड़ने वाले डायरेक्शन को, कर्ल करने वाले डायरेक्शन को बदला जा सकता है कि नहीं? तो कृपया ऐसे करके बैठे न रहें, मोड़ने के नाम पर ऐसे कर लीजिए और मोड़ लीजिए, ठीक है? बोलो, स्क्रू रूल इज वैलिड क्या होता है? स्क्रू रूल बनाया गया है यार, स्क्रू रूल ऐसे, जैसे जब हम इसको ऐसे करते हैं ना, ऐसे जब हम लोग कसते हैं स्क्रू को, तो एक्सिस के लॉन्ग अंदर जाता है। जब हम लोग पेच को ऐसे कसते हैं तो इसके अलॉन्ग जाता है, और जब हम लोग उसको खोलते हैं
तो एक्सियल मोशन उसका बाहर होता है। एनीवे, अब हम लोगों को ध्यान रखना होगा, अब हमारा काम है थोड़ा सा सेपरेट पढ़ लें इसको, थोड़ा सा इसको अलग से पढ़ लेते हैं और इसको अलग से पढ़ लेते हैं, और इसके बाद हम लोग का खत्म वेक्टर चैप्टर। ठीक है, इसको अलग से पढ़ लेते हैं और इसको अलग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सब कुछ बता दिए तो अलग से क्या पढ़ाएंगे? बड़ा क्वेश्चन है ये। आप ये कह सकते हैं सर जब आप सब कुछ बता दिए, इसका सब कुछ बता दिए, तो क्या अलग से, अब क्या हम लोग अलग से क्या पढ़ेंगे? अब बता दिए तो मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या अभी पढ़ेंगे। होता यह है कि ठीक है, सच में डॉट प्रोडक्ट इतना ही होता है, इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट होता भी नहीं है। सही में क्रॉस प्रोडक्ट इतना ही होता है, इसके अलावा होता भी नहीं है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन टाइप का, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, एप्लीकेशन टाइप का पढ़ेंगे, जिसमें यदि वेक्टर जब अपने कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड रहे। कैसा? क्या एक टीचर को ये याद होता होगा, 12 लेक्चर 13 लेक्चर मान लो ले चुका है, तो उसे ये याद होगा कि ऐसा है कि 8वें लेक्चर में मैं किया था। ये तो नहीं याद होगा कम से कम किसी भी टीचर को। यदि टीचर यही याद करता होगा तो निश्चित में वो टीचर तो नहीं होगा, वो जरूर कुछ रट्टाफिकेशन उसका काम होगा कि इस लेक्चर में इतना, इस लेक्चर में इतना। कई लोग ऐसे, कई टीचर के साथ ऐसा होता है, उनका फिक्स होता है। मैं बहुत सारे टीचर्स को जानता हूं जो काफ़ी ज़्यादा इस पे काम रखते हैं कि इस लेक्चर में इतना, इस लेक्चर में इतना, इस लेक्चर में इतना। कोटा में इवन यही चल रहा है, कोटा की कोचिंगों में DPPs इतना, इतने क्वेश्चन, इतने सेट्स, इतने ये टेस्ट, इतने वो, इतना कोर्स, इतना ही इस बैच में इतना पढ़ा देना है, इतने लेक्चर में पढ़ाना है। बहुत सारे कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑल कोचिंग्स, बड़ी बड़ी जो नाम सुने हो, मैं इसके खिलाफ हूँ। आपको पता है इतने अच्छे अच्छे बच्चे, जिनका एक पता नहीं क्या नाम था उस बच्ची का यार, हर साल कोटा वोटा में बहुत सारे सुसाइड्स और पता नहीं क्या क्या होते रहते हैं। रीजन यही है। ये प्रेशर कैसे, ये कि इतने में ही इतना, तो ऐसे में ही ये, वैसे में ही वो, ये कैसे हो सकता है भाई? ये बिल्कुल गलत है मेरे अनुसार। तो ये जो करता है वो ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करता, वो हमेशा वो मशीन की तरह ट्रीट करता है, जिसके मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो अच्छा लगे उसको ज्वाइन करो, बस अच्छा होना चाहिए आपका, ये बहुत ज़रूरी है। आपका अच्छा होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोगों को अब क्या पढ़ना है? हम लोगों को क्या पढ़ना है बताओ? हम लोगों को पढ़ना ये है कि यदि वेक्टर अपने कंपोनेंट फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? यदि वेक्टर अपने कंपोनेंट फॉर्म में हो, तो जो रिजल्ट होगा वो पहले से देखे रहेंगे तो आसान होगा। पर ध्यान रखना, जो पढ़ लिए हैं ना, जो पढ़े थे ना, वो वही है, उतना ही है डॉट। हाँ, उसको थोड़ा देखने में सब आसान लगे इसलिए अब पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ये कि यदि ये A है, यदि ये B है और ये थीटा है ना, और यदि A को ऐसे कहा गया है कि A1i A2j A3k, और B वेक्टर है B1i B2j
B3K। ठीक है, यदि ऐसा है हम लोग को करना ये है। अच्छा हाँ, वो वाला तुम लोग को फार्मूला याद दिला दो तब ना आगे बढ़ूंगा यार। फार्मूला देख लो, A डॉट बी, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कि भाई जब यही है फार्मूला तो अब इसी को तो लेके आगे बढ़ूंगा। बोलो, फार्मूला तो यही है ना, मतलब अब कह दिया गया है कि ये है तो अब इसके लिए भी तो वही होगा, इसके लिए भी तो वही होगा। और कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब वो समझो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस डॉट दिस प्लस दिस डॉट दिस प्लस दिस डॉट दिस। बल्कि लिख ही देता हूं यार, आपको अच्छा लगेगा। A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट B1i प्लस B2j प्लस B3k बराबर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? कहता है कि इसका इसके साथ प्रोडक्ट लो, इसी का इसके साथ प्रोडक्ट लो, इसी का इसके साथ, तीनों के साथ लो, फिर इसकी शुरुआत करो। इसका इसके साथ, इसी का इसके साथ, इसी का इसके साथ, फिर तीसरा शुरू करो। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसी का इसके साथ 9 टर्म मिलेंगे। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक कोई नया लॉ नहीं है यार, जो पढ़ते आ रहे होगे वही है, करके देख लेना स्काइलर में। यदि ऐसा है तो हमें तो मालूम है कि नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बगल में यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन है उसका क्या? तो उसका ये, उसका ये, उसका ये। हाँ, I डॉट आई बराबर मॉड आई कॉस। देखो ये फार्मूला देखो, मॉड ए बी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, आई तो मॉड मॉड, इन दोनों का मॉड मॉड कॉस 0, 1 इंटू कॉस 0 1, दैट इज 1। मतलब आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1 और के डॉट के बराबर 1। बताओ आई डॉट आई के बीच में 0 एंगल होगा ना? बोलो, आई और आई के बीच में, आई और आई के बीच में 0 एंगल है। बोलो, आई और आई के बीच में 0 एंगल है। सो आई डॉट आई इज 1 ओनली, 1। आई डॉट आई 1, जे डॉट, ये कहां से रटना नहीं है, कहां से? अरे फार्मूला लगा लो। आई डॉट आई मॉड आई कॉस 0, आई एंगल 0 दोनों के बीच में, और 1 आएगा, 1 आएगा। दूसरी बातें ये देखो, आई क्रॉस, सॉरी, आई डॉट जे, फार्मूला यही है, आई जे 90 डिग्री है, ध्यान रखना। मॉड आई फार्मूला यही, मॉड जे कॉस 90 0, आई और जे के बीच में 90 डिग्री, मीन्स आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0 और के डॉट आई बराबर 0।
मैं क्यों ऐसे समझा रहा हूं, क्योंकि याद करो कहा था कि एक बार हो गया तो हो गया, यही लगा रहा हूं यहां और यही लगाऊंगा यहां, ताकि कंपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए वेक्टर को हम जल्दी से डॉट प्रोडक्ट ले सकें, जबकि थ्योरी यहीं पे कंप्लीट थी, क्योंकि इसी को लेके तो चल रहे हैं, नया तो ले नहीं रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं कि यही ले रहे हैं? बताओ, ये जो आ चुका है वही ले रहे हैं कि नहीं? ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अब बताओ, आई का आई के साथ मिलेगा और आई 1 हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 B1 और आई डॉट आई हो जाएगा 1, और आई का J के साथ, आई का K के साथ 0, अलग अलग 0, केवल क्या मिलने वाला है? सेम वाला J के साथ मिलेगा और K के साथ मिलेगा, क्योंकि J का I के साथ और J का K के साथ तो 0 हो जाएगा, देखो वहां पर, और ये सिंपल सा है। तो डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान सा है। डॉट प्रोडक्ट में आई में आई और नो आई, जे में जे और जे नहीं लिखना है, और के में के और के नहीं लिखना है, स्केलर आएगा। रिजल्ट है। ये हम लोगों को समझना है, हमें लगता है कि सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। हमें लगता है ये नहीं भूल सकते, ये वाला भूलोगे तब तो फिर तो अपना नाम भी भूल जाओगे। हमें नहीं लगता कि ये भूलोगे, और ये नहीं भूलोगे तो ये सब अपना तुम लोग सोच भी सकते हो, ये सब देख सकते हो, सोच सकते हो, यहाँ भी सोच सकते हो, और ये वैल्यू। सो डॉट प्रोडक्ट इज वेरी इजी। अब मैं सोच रहा हूं कि वेरी इजी में कुछ और भी बातें लिख ही लेते हैं यार। फॉर नॉन जीरो A and B, for non-zero A and B, if A perpendicular to B implies that A dot B बराबर 0, and if A dot B बराबर 0, then both are perpendicular। ठीक लिखा हूं, देखो तो, यदि A और B 90 डिग्री में है, A और B 90 डिग्री पे है, A और B 90 डिग्री पे है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट cos 90 0 होगा। यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, अच्छा नॉन जीरो लिख दिया पहले ही। याद है मैं कहा था कि मैं बहुत एक्यूरेट की बात करता हूं। अब किताबों में ये सब नहीं लिखे हैं, ये सब बहुत सारे टीचर से बिना लिखे पढ़ाते हैं। यदि मैं नहीं भी लिखता तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता, अजम्पशन यूज़ करता, लेट इट बी यूज़ करता, चाहे कहता कि आप लोग भी ये मान सकते हैं। सो एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी। सो फॉर दिस केस इफ A डॉट B बराबर 0, then both are perpendicular। if both are perpendicular, then A dot B बराबर 0 implies and implied by, and similarly A dot A means what? A डॉट ए कैसे कहोगे फार्मूला तो भाई यही है। देखो इसके लिए भी यही फार्मूला था और इसके लिए भी यही फार्मूला है, दोनों सेम है। बताओ A और A के बीच में कितना एंगल? 0, दैट इज
मॉड ए स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर या स्मॉल ए स्क्वायर, जैसे मन वैसे लिख लो। एरो के साथ मॉड स्क्वायर लिख लो, चाहे स्क्वायर लिख लो, चाहे स्क्वायर, जो मन वो लिख लो, जो मन वो लिख लो। हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये रहा डॉट प्रोडक्ट का डिटेल। और छोटे मोटे क्वेश्चन हम बताएं और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। बताएं? चलिए आपको मैं टीचर बना देता हूं। चलिए आज मैं आपको टीचर बनाया। देखिए कैसे मैं क्या देख पा रहा हूं। छोटे मोटे क्वेश्चन, हल्के फुल्के, वो सब लिखवा के करवाने वाला नहीं हूं। ध्यान से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं सुनो। और तुम लोग जो क्वेश्चन बनाना सीख गया हो तो जरूर पहले करना सीखा होगा ना, लेकिन मैं उल्टा ही कर दे रहा हूं। बिना तुम लोगों से करवाए तुम लोगों को मैं टीचर और क्वेश्चन फ्रेम करने वाला बनाया, पेपर सेटर। मेरे दिमाग में आ रहा है एक वेक्टर, दो वेक्टर, डॉट, मॉड ऑफ देम, देयर मॉड्स, प्रोडक्ट एंड थीटा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि दुनिया के जो फॉर्मुलेटेड चीजें हैं, जिनका फार्मूला हमारे पास है, उन फार्मूलों को लेके क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये और ये। अब बताओ इनमें से एक चीज को छोड़ के मैं दूसरा बाकी सब दे दूंगा और उसको पूछ लूंगा तो नहीं क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 24 है। कितना है? 24। दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 24 है। यदि उनका मैग्नीट्यूड अपना 6 और 8 हो तो उनके बीच का एंगल नहीं बता सकते हो। दिस इज 24, दिस इज 6, दिस इज 8, थीटा निकाल लेना। ये बस एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल मतलब मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसी में एक को छोड़ के बाकी सब मैं कहूं दूं तो क्या यहां पे लगा के नहीं निकाल लोगे? हाँ, मैं थीटा दे दूं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे दूं, एक का मैग्नीट्यूड दे दूं, तो एक का पूछूंगा तो नहीं बता दोगे? हैं? मैं कह दूं कि डॉट प्रोडक्ट दे दूं, थीटा दे दूं, तो उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट नहीं बता दोगे? आ जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड दे दूं और थीटा दे दूं तो कहूं डॉट प्रोडक्ट बता दो तो नहीं आ जाएगा। इसमें कुछ मैं x लिख दूं, बाकी सब 2, 4, 6, 8, 9 x लिख दूं, x और कह दूं परपेंडिकुलर है तो नहीं आ जाएगा। अरे परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 होगा। मतलब इतने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक चीज है, तय है, कॉन्फिडेंस के नाम पर यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, फोकस होके पढ़ रहे हैं, तो चैलेंज पे लेना होगा कि यदि मैं अच्छे से पढ़ा हूँ, मैं फेमिलियर हूँ, एक एक चीज क्लियर है, तो कैसे नहीं आएगा कोई क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा? ये बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं जानबूझ के थोड़ा बहुत इसको डिस्कशन किया और एक्सटेंड कर दिया। हम लोग अगले क्लास में ऑलमोस्ट खत्म कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और भी चीजें एग्जाम्पल के साथ में। हो सकता है जरूरत पड़े क्वेश्चन के नाम पर कुछ और भी, तो एक क्लास और लेंगे, नहीं तो ट्राई करेंगे कि अगले ही क्लास में खत्म हो जाए। हालांकि हमें किसी बात की कभी भी जल्दीबाजी नहीं रही है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। On is to on, study is always on.
कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।